ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सदन दिन भर में। अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सभा पटल पर रखवाए। फिर सभापति ने सदन में राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में मनोनीत सदस्य पीटी उषा और वाईएसआरसीपी सांसद वी विजय साई रेड्डी को शामिल करने की घोषणा की। I have to inform members that Shri V. Vijay Sai Reddy and Shrimati P.T. Usha have been nominated on the panel of Vice Chairman with effect from the 19th of December 2022. This is first time a nominated member of the House has been entrusted with this responsibility. इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राजस्थान के अलवर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिए गए बयान को लेकर विरोध जताया। सदन की कार्यवाही में अवरोध की स्थिति को देखते हुए सभापति ने स्थिति को संभाला। उन्होंने राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। That there is a special category of leader of the House and leader of the opposition, and two of them represent their respective voices. I advise the members on this side and this side to articulate if there is an issue of grave urgency which can't wait through the respective leaders. And we have floor leaders also. They can put it to me between 10 to 11. Honorable Leader of the House. अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में। जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बोलने के दौरान भी सदन में अवरोध की स्थिति देखने को मिली, तो सभापति ने एक बार फिर सदस्यों को समझाया। हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। So I would take very strong view of every member, and in last few working days, honorable members, I have seen two things. Very senior members, in spite of my direction, have failed to put the document on record. I give every member who was directed by me during the course of his speech, referring to a document or a video, a last opportunity is given during course of the day to make available the document on the table of the House. Any such failure will visit the member, and I can tell you, with exemplary consequences. In performing my constitutional duties, I will neither look at this side nor at this side. I will look only to the Constitution. सभापति के हस्तक्षेप के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद सदन में व्यवस्था बहाल हुई और कार्यवाही आगे बढ़ी।
सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्य स्थगन पर चर्चा के लिए 6 नोटिस मिले हैं। सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे नियमों का पालन करें और उसके अनुरूप मुद्दे उठाएं। In spite of my ruling, we continue to use a rarest of rare mechanism very frequently. Even today, I have 6 notices under Rule 267. In one of the notices, Professor Ram Gopal Yadav has done homework. It is good for the professor, but the professor has to get some guidance from the student. Professor has made reference diligently, but in the process has committed 2 big errors. Follow the rules, it will be raised. Other than this, none of the notices merit attention because they are in outrageous disregard of the requirements of the rules. Proviso to Rule 67 is required to be exhausted. इस बीच टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे सहमत हूं कि हर सप्ताह या महीना इस नियम के तहत नोटिस स्वीकार नहीं किए जा सकते, लेकिन 267 एक जीवंत नियम है जिसे साल में 2 या 3 बार स्वीकार किया जा सकता है। इस पर सभापति ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि स्थिति की गंभीरता के अनुरूप अगर जरूरत पड़ी तो वो हर दिन नियम 267 के तहत नोटिस स्वीकार कर सदन में चर्चा कराने से भी संकोच नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनके पूरे कार्यकाल के दौरान अगर ऐसा कोई नोटिस सही प्रारूप में नहीं मिला तो वो एक बार भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। I have enough time to take note of gravity of the situation, and you can trust me, if there is an occasion to invoke 267 every day, I would not hesitate to invoke it. And if there is no occasion to invoke it even once during my entire tenure, I would not. It will be examined on its own merits. उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। एनसीपी की डॉक्टर फौजिया खान ने तेजाब बिक्री के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की। सीपीएम के ए रहीम ने कहा कि सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बीजेपी की संगीता यादव ने स्टार्टअप से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये युवाओं की नई सोच है, जिसमें हम युवा कहते हैं कि हम रोजगार मांगेंगे नहीं बल्कि रोजगार देंगे। तो टीएमसी की डोला सेन ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र की ओर से कोष जारी करने में विलंब का मुद्दा उठाया। Sir, despite the existence of laws, the crime of acid attacks continue unabated. The reason is that acids can be procured easily as there is laxness in implementations of the regulations. I urge the government of India should interfere this matter, and to control the unemployment and underemployment in the country. स्टार्टअप एक नवाचार और उद्यमशीलता का पुनर्जागरण है। यह युवाओं की एक नई सोच है, जिन्होंने ये बताया कि हम रोजगार मांगेंगे नहीं, हम रोजगार देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि देश भर में अभी 8,900 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन करीब 20 लाख लोग सस्ती दवाइयां खरीद रहे हैं। डेली आज 8,900 से अधिक देश में जनऔषधि केंद्र ओपन किया गया है। ये जनऔषधि केंद्र पर जेनरिक सस्ती दवाई लेने के लिए डेली पर डे 20 लाख से अधिक लोग वहां आते हैं, सस्ती दवाई लेते हैं
और उसका खर्च उससे बहुत बच जाता है। प्रश्नकाल के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रतिकूल स्थिति के बाद भी सरकार किसानों को सस्ते उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को 1.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। एक 1.25 लाख करोड़ की हमारी सब्सिडी थी, प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख करोड़ की सब्सिडी बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ कर दिया। किसान पर बोझ नहीं आने दिया और किसान को आज पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है। एक माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट से हुआ। थैंक यू। राज्यसभा में विनियोग संख्यांक 5 विधेयक 2022 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2022 पर चर्चा मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान विपक्षी सदस्यों में जहां देश में गरीबी, महंगाई, औद्योगिक उत्पादन, अर्थव्यवस्था में गिरावट और निवेश नहीं आने की बात कही, वहीं उन्होंने मनरेगा के तहत काम करने की मांग बढ़ने के बावजूद इस योजना के लिए समुचित कोष का आवंटन नहीं करने और गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। हालांकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने महंगाई पर लगाम कसते हुए विकास की गति तेज की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के कल्याण और उत्थान के लिए काम किया है और महिलाओं को भी सशक्त किया है। वहीं कुछ सदस्यों ने राज्यों को जीएसटी बकाये और उर्वरक की कीमतों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया। We have not recovered from the pandemic. If you look at the workforce, women who have lost their jobs, I also find it from the data of the corporate sector that it has become difficult for women to enter the workforce or re-enter the workforce in comparison to men. So this is also happening in Manrega sector. Madam Minister, I would just like to see that you give a little importance on this women aspect or gender budgeting as far as Manrega is concerned, and also look at the workforce for re-entry of women into the force. किसानों का बैंक अकाउंट खोलने के लिए देश के गरीबों का बैंक अकाउंट खुले 2014 के लाल किला प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारियों को आह्वान किया कि देश का विकास में फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, देश का गरीब भी उसके अंदर आना चाहिए। जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं होगा, समावेशी विकास नहीं होगा, तो देश का विकास कैसे हो सकता है। वही बैंक का कर्मचारी, वही अधिकारी, केवल सोच बदली थी और नियत बदली थी और प्रधानमंत्री बदले थे और देखते देखते बैंक अकाउंट 22 करोड़ खुला। आज प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है मैम, जिसमें कहा गया है कि 1 नेशन 1 टैरिफ होना चाहिए। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं और स्थिति यह है कि हमारे यहां जो पेंडिंग इश्यूज है, जो आपके समक्ष रख रहा हूं, आप रिजॉल्व कर सकती हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, national siltation policy is pending, construction of high dam in Kosi river in Nepal is still pending. एग्रीकल्चरल रिसर्च और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की एक्सपेंडिचर भी बहुत कम होते जा रहे हैं, वेयर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर फॉर क्लाइमेट क्राइसिस मिटिगेशन। हमारे राज्य में भी सर गोविंद भोग चाल जो है, जो जीआई टैग भी है, उसके ऊपर भी 2022 पे 20% कस्टम्स ड्यूटी लगाए गए हैं। इसको भी अभी हटाना चाहिए। जनहित के लिए जब हमें पब्लिक सेक्टर के पास जाना पड़ेगा, हम पब्लिक सेक्टर के पास जाएंगे। जब हमें प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ेगा, हम प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे। जब हमें दोनों के पास जाना पड़ेगा तो हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की बात करेंगे। जब इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म इस देश को 7 दशकों तक ग्रस्त कर रखा था, उस इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहस के साथ इस देश को अलग किया है। I would say that the government is keen that the benefits of the growth and development reach every Indian household. There are schemes which are meant for the benefit of the less privileged, like the supply for the benefit of the poor, which started in COVID-19 pandemic, still continues. PM Garib Kalyan Yojana, 80 crore people of the country are benefited through this. सदन दिन भर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।